बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। आज मैं बड़ी अजीब सी सुबह बात करने लगी हूँ, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कल रात को बारिश हुई है या सुबह बारिश हुई है। अब कुछ इलाकों में बारिश हुई है, अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने अंदाज़ा इस बात से लगाया कि जो मेरे घर के बाहर रोड है वो पैच गीला था और मेरी गाड़ी गंदी थी बारिश के कतरों से, लेकिन जब मैं बाकी अपने ऑफिस तक कम्यूट करी थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी जगहों पे बारिश नहीं हुई। तो मैंने बोलने से पहले सोचना ज़रूरी समझा कि ये ना हो कि मैं ऐसे कह दूँ बारिश हुई है, कोई और ही मसला हो, लेकिन वाकई बारिश हुई है। मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया। सो आई होप कि इस बारिश के बाद जो स्मॉग और हवा में जो आलूदगी है वो काफ़ी हद तक कम होगी, लेकिन ये बारिश बहुत कम हुई है और बहुत कम इलाकों में हुई है। सो अभी हमें मज़ीद बारिश और मज़ीद सर्दी के हवाले से तैयार रहने की ज़रूरत है। और बारिश के बाद आई एम श्योर कि जो दिसंबर वाली सर्दी है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है वो आ जाएगी। तो ये हम मौसम की सूरत हाल पे सुबह मैं न्यूज़ में नताशा को भी सुन रही थी, वो भी कुछ बता रही थी मौसम के हवाले से। सो क्या सूरत हाल होगी ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन अगर आप उस इलाके में थे जहाँ बारिश हुई है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, इंजॉय आप ये तो कर सकते हैं मौसम, लेकिन इस मुल्क में और इस सियासत में इंजॉय करने के लिए आपके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज के बाद एक तरफ सियासी जमात पर पाबंदी और किसी सूबे में गवर्नर राज के नफाज के बजाय पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी कौमी मफाहमत की बातें की जा रही है, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई के एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव के मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है, जिसके बाद अदालत ने 14 दिन का जो जुडिशल रिमांड है वो दे दिया है। जबकि GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर जो है फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और एहतजाज का इशारा दिया है जी, और उन्होंने कहा है कि एहतजाज की कॉल जो है बानी पीटीआई ने देनी है, उनकी हर कॉल पर हर दम तैयार है। ये वो हर एहतजाज की कॉल से पहले कहते हैं और इस बार भी उन्होंने कहा था, और उसके बाद फिर वही हुआ जो हमने अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर और वैसे मनाजर जो देखे। अपोजिशन लीडर जो हैं जी उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ कोई अस्करी जमात नहीं है, ताहम बानी पीटीआई की रिहाई तक जो पुरअमन एहतजाज या जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, उन्होंने दावा किया है कि बानी पीटीआई से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। बानी पीटीआई कहते हैं कि 9 मई उन्होंने किया ही नहीं तो माफ़ी कैसे मांगूं, और जबकि बानी पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। और साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ वज़ीर आज़म ने जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दे दी है, जो रियासत इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। और चेयरमैन जो PTA हैं 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं, जबकि टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला, इत्तलात डायरेक्टर FIA, साइबर क्राइम डायरेक्टर IB, ISI, EMI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल होंगे। ये तो है जी ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार माजिद निज़ामी साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच माई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी हम एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं, और अभी हमने डी चौक के एपिसोड के बाद देखा माई साहब कि जिस तरह की सूरत हाल बनी है तहरीक इंसाफ के लिए, इस एहतजाज को जहां वो फाइनल कॉल कंसिडर कर रहे थे और अपने मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, वो मामलात उनके हक में बेहतर नहीं हुए बल्कि इनफैक्ट वर्स ही हुए हैं। पहले तो उस एपिसोड का आप क्या समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या आया है इनकी सारी जो इन्होंने बानी पीटीआई को जेल से छुड़वाने के हवाले से जिस कैंपेन का आगाज़ किया था? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की अगर हम जद्दोजहद को देखें या उनके एहतजाज को देखें तो उसको मैं 2 फेजेज़ में तकसीम करता हूँ। एक तो ये है कि जिसमें वो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँचे हैं और उसमें उन्हें कामयाबी हुई है, उनके पास एक अच्छा क्राउड था जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो उसको मुज़ाकरात के ज़रिए किसी फ्रूटफुल कंक्लूजन की तरफ मुंतकिल नहीं कर पाए। असूलन तो ये होता है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक में या मुजाहरे में आप उस क़ुव्वत को, उन मुजाहिरीन के जज्बे को कन्वर्ट करते हैं मुज़ाकरात के अंदर और अपनी जो भी मुतालबात हैं वो मनवा लेते हैं या उनमें से कुछ मनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सका। और उसी वजह से फिर जब रात को ऑपरेशन हुआ तो फिर वो एक सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया
कि जिसके अंदर तहरीक इंसाफ का जो दावा है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनके लोग ज़ख्मी हुए, मारे गए, और उसके बाद जिस तरह से उनके लीडर्स ने एक्ट किया, कुछ तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, जो मौजूद थे वो सेफ एग्ज़िट लेके निकल गए। तो वो जो एक क्लोजर है उस पूरे एहतजाज का, वो तहरीक इंसाफ के हक़ में अच्छा नहीं हुआ। ऑल्दो कि वो गिरफ़्तारियों को, ज़ख्मियों को सामने रखते हुए अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिसके अंदर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनके लीडर्स वहाँ पे नहीं थे और जो थे वो जिस तरह से वहाँ से गए, तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी मौजूद हैं। और इसी बुनियाद पे मुझे लग रहा है कि 2 से 3 माह के अंदर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को अगर रीडिफ़ाइन नहीं करती तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर 2-3 माह बाद इस तरह से आवाम को सामने लेके आना, एक इन्वेस्टमेंट करना, ख़र्चे करना, पूरी एक कैंपेन प्लान करके इस्लामाबाद आना, अब शायद उनके लिए वो मुश्किल होगा। सो इसलिए मेरा ख़्याल है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली करती हुई नज़र आएगी। अच्छा वाजिद, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि जिस तरह से एहतजाज का एक क्लोजर हुआ और वहाँ पे हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की कोई भी सीनियर क़यादत उस वक्त मौजूद नहीं थी। इवन हम मुख्तलिफ जब इंटरव्यूज़ भी देख रहे थे, जो लोग उस एहतजाज का हिस्सा थे, दे वर क्लूलेस अबाउट इट कि हमने आगे क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। डू यू थिंक कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने कोई प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी और उन्हें खुद आइडिया नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या वाकई उस वक्त हालात व वाक़यात इतने उनके फेवर में नहीं थे कि उन्होंने जाना मुनासिब समझा और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया? जी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर जब आरा का इख्तलाफ आता है तो फिर ये देखा जाता है कि फ़ैसला साजी कौन कर रहा है। और इस दफ़ा हमने ये देखा कि फ़ैसला साजी में बाकी रहनुमाओं की निस्बत बुशरा बीबी का रोल ज़्यादा लग रहा था, और इसी वजह से वो जो मुज़ाकरात के दौर चले वो नाकाम भी हुए और उसके अंदर कोई चीज़ अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। तो इस सारी सिचुएशन में तहरीक इंसाफ को इस चीज़ को सबसे पहले बैठ के हल करना होगा कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन कर रहा है। फिर ये कि इस सारे मामले के अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसकी कमी नज़र आई वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के पास या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कुछ मुतबादिल चीज़ें होनी चाहिए। प्लान होता है, हाँ, कि जी प्लान बी किस तरह करना है, अगर ऐसे हो जाए तो फिर क्या करना है, ये हो जाए तो क्या करना है। तो वो डी चौक तक पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या करना है उस हवाले से हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि उसके बाद क्या होना है, उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली आपने इंगेज करके गवर्नमेंट के साथ करना है, उस हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो इसलिए वो जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, एक तो लीडर्स मौजूद नहीं थे, ऊपर से प्रेशर आया, पुलिस की जानिब से तशद्दुद हुआ, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि जिसके अंदर पूरा का पूरा क्राउड जो है वो मुंतशिर हो गया। अच्छा माजिद, कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब की एक ऑडियो आई जिसको उन्होंने ओन भी किया कि जी तस्दीक की कि उनकी ऑडियो है, जिसमें उन्होंने मौरूसियत के हवाले से बात की, अलीमा ख़ान की जो एहतजाज की कॉल देने के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी के तो एहतजाज में शामिल होने की बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को ख़बर दी थी। तो क्या ये सारा जो हमने देखा एपिसोड जिसमें बुशरा बीबी ने लीड किया, अली अमीन गंडापुर साहब साथ थे, काफिला लेकर आए, बानी PTI सबसे बेखबर थे वाकई में? देखिए, कहीं ना कहीं बुशरा बीबी को इमरान खान की हिमायत तो हासिल है, और इस वक्त इमरान खान को वो तमाम लोग अच्छे लग रहे हैं कि जो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, जो मुफाहमत की बात नहीं करते, और इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि इस तरह के जो भी मखसूस हालात हों उनके अंदर किस तरह से एक्ट करना है। तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बातें तो हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई और वो फैमिली की जानिब से आई और फिर उसको पार्टी ने ऑन किया, तो ये बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उन्हें हार्ड लाइनर्स की ज़रूरत है। इसलिए जितने भी मुफाहमत करने वाले लोग हैं वो शायद अब 24 नवंबर के एहतजाज के बाद तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस सामने आएगी, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि उनका कोई इतना मुकाम है। उनको ताने सुनने को मिलते थे, उनको बुज़दिली के इल्ज़ाम दिए जाते थे और कहा जाता था कि आप पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो पता चलता है कि बहरहाल इमरान खान साहब की सपोर्ट बिल्कुल हासिल है, बुशरा बीबी को, अलीमा ख़ान साहिबा को भी हासिल है, और मौरूसियत के हवाले से यही है कि तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफ रही है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो भी कहेंगे
बेटे बेशक वो अपने बेटे को ताहयात पार्टी चेयरमैन अनाउंस कर दें तो उनके हामी जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो बिल्कुल मुखालिफ नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब का हर फैसला ये ठीक है। अच्छा, लेकिन माजिद ये बात आपने अभी जो की कि इमरान खान साहब इस वक्त जो कहेंगे वो उनके सपोर्टर के लिए हरफ आखिर ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अभी जो पिछले 3-4 हमने एहतजाज देखे हैं, जिसको हर बार तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल कहती है कि जी हम ये फाइनल कॉल दे रहे हैं, इसमें उनका सपोर्टर कहीं ना कहीं सीनियर क़यादत से डू यू थिंक कि डिसअपॉइंट हुआ है जिस तरह से उनको टैकल किया गया है, उनको लीड किया गया है, या उनको ऐसे क्लूलेस छोड़ दिया गया? इससे पहले भी हमने देखा कि लास्ट एहतजाज के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको इमरान खान की हिमायत हासिल है और वो बड़ा, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे एज यू सेट के आके खेलते हैं, वो गवर्नर हाउस चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, और उन्होंने आके असम्बली के अंदर जो कहानी बताई वो तो बताई, और इस बार भी यही हुआ। जी, तहरीक इंसाफ में जो एक अहम मसला है वो ये है कि कारकुनों की एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसमान पे हैं, और जो पार्टी क़यादत है वो बड़ा सेंसिबली चलने की कोशिश करती है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के फैसले करती है। तो वो ये जो अदम तवाज़ुन की कैफियत है, इसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा मसला है, और हम ये देखते हैं कि उनकी फैमिली, उनका सोशल मीडिया, ये सब लोग एक तरफ हैं कारकुनान, जबकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो रहनुमा हैं उनकी अप्रोच ज़रा सेंसिबल लगती है। वो कहीं ना कहीं मुफाहमत की बात करते हैं, डी एस्केलेशन की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल एक कंट्राडिक्शन है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि आपने अपने कारकुन को इस हद तक मोटिवेट और चार्ज कर दिया है कि अब उसके जो वापसी का सफ़र है या सिचुएशन जब डिफ्यूज़ करनी होती है तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस हवाले से तहरीक इंसाफ अभी नाकाम नज़र आ रही है कि उनकी जो आवाम या उनकी जो वोटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो पार्टी की आदत है उसकी जो प्लानिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंस पार्टी को बहरहाल नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम की जो रहनुमा है हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि पसे पर्दा जो कुछ मामलात हैं वो चल रहे हैं तहरीक इंसाफ के या बानी पीटीआई के, लेकिन साथ साथ मामला 9 मई के ऊपर अटका हुआ है, ना वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं और ना वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार है। डू यू थिंक के मामलात हैं और वाकई इन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर कंक्लूजन तक बात नहीं आ रही है? मुझे लगता है जी कि किसी भी मुज़ाकरात के अंदर सबसे पहले बहुत छोटी चीज़ों से शुरू किया जाता है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हों कि जिस पे दोनों तरफ से इत्तफाक हो। तो ये 9 मई का मामला या इस हवाले से जो मुकदमात हैं, उससे पहले इमरान खान की और हुकूमत की जो मुखासमत है उसकी तो एक हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, क्योंकि 9 मई पे हम देखते हैं कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल में था तो मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे लोगों ने गिरफ़्तार किया रेंजर्स ने तो आवाम को पता है उन्होंने कहाँ जाना है। तो उनके बयानात मुसलसल 9 मई पे बदलते रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन पीटीआई को सूट करती है कि वो ना तो ब्लेम ले रहे हैं, ना वो उससे इनकार कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, कारकुन उनके जेल में पड़े हुए हैं, तो वो उस कन्फ्यूजन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन स्टेट की जानिब से मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई नरमी दिखाने का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, और इसी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें अभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा और चलेंगी, क्योंकि जब तक बानी पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, मिसाल के तौर पे कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आप उन्हें सज़ा दें, जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं उन्हें आप छोड़ दें, कोई इस तरह का एक लूज़ एग्रीमेंट जब तक नहीं होता उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में वो कमी होगी। और हाफिज़ हमदुल्ला जिस तरह का बयान कर रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी GIUIF और मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही थी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन तक ये बातें पहुंच रही हों। बट मामला वही है कि एतमाद साजी का बहुत फुकदान है, और जब इस क्राइसिस के अंदर सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। जब एतमाद पैदा होगा, फ्रीकैन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे आगे बढ़ेंगे, तब इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी। ठीक हो गया। तो ये जो दोबारा एहतजाज के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने इशारा दिया है, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई करेंगे, अब ये जो अगला एहतजाज होगा क्या ये अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखेंगे? तहरीक इंसाफ के लिए एक नया एहतजाज करना इन 2-3 माह में ज़रा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि एक तो उन्हें बैरूनी तौर पे भी प्रेशर का सामना है, अंदरूनी तौर पे पार्टी कारकुनान भी कंफ्यूज हैं, और वो हमेशा ये सवाल करते हैं कि हम तो पहुंच जाते हैं लेकिन लीडरशिप वहाँ पे नहीं होती। तो इस हवाले से हुकूमत के लिए मसला ये है कि ये उनकी हुकूमत का पहला साल है,
ठीक है। और अभी 4 साल उन्होंने मज़ीद गवर्नमेंट में रह के हुक्मरानी करनी है, तो ये मसला कहीं ना कहीं चलता रहेगा। उसको डिफ्यूज़ करना गवर्नमेंट साइड से ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने ये देखा कि इमरान खान के दौर में भी पहले साल में मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे, बहुत कामयाब धरना था, लेकिन उससे हुकूमत नहीं गिराई जा सकी। लेकिन इमरान खान साहब को भी अगले 3.5 साल मुश्किलात का सामना रहा। तो अगर तहरीक इंसाफ एक नया जुलूस डी चौक ना भी लेके आए, तब भी हुकूमत के लिए मुश्किलात वही रहेंगी। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन का मसला है, धांधली का मसला है, आइनी तरमीम का मसला है, और अभी गवर्नमेंट के पास 3 से 4 साल हैं। तो ये चीज़ें उसी तरह कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर उसके बाहर सर उठाती रहेंगी। इन द एंड ये जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि हम देखते हैं जब एहतजाज होता है तो इंटरनेट का भी कुछ रिपेयरिंग वाला मामला शुरू हो जाता है, फिर सोशल मीडिया की कुछ मामला बड़े अजीबोगरीब से माजिद हो जाते हैं, फिर एक प्रोपेगेंडा भी होता है, डेफिनेटली होता है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। उसको एड्रेस करने के लिए टास्क फोर्स में जो हम मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से बात कर रही थी, क्या समझते हैं जी ये बेहतर चीज़ है इस टास्क फोर्स की जो तश्कील है? देखिए, सबसे पॉजिटिव खबर तो ये है कि अब जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको शार्क नहीं खाती। अब गवर्नमेंट अब रिपेयर होती है। अब रिपेयर होती हैं, अब एलानिया कहा जाता है कि ये मामला चल रहा है। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से या फेक न्यूज़ के हवाले से हुकूमती इक़दाम बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर आप एक ग्रोह को उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वहाँ से डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आए, और दूसरे को आप सप्रेस करेंगे, तो फिर उससे एक सिलेक्टिव जस्टिस का तासुर आएगा, जैसा कि सियासत में भी हो रहा है। तो इसलिए अगर इस हवाले से कोई इक़दाम करने हैं, ज़रूर होने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, और उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स पहले तय होने चाहिए कि ये वो पैरामीटर्स हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई होगी, और बिल्कुल फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन मजमूई तौर पे हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जो इसमें शरीक है। ये ना हो कि अगर हुकूमत की साइड के या उनके हामी फेक न्यूज़ फैलाएं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, तो उसको तो कौम के वसीत और मुफाद में माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अगर अपोजिशन ये कर रही है तो फिर उसको पकड़ लिया जाए। हाँ, और वैसे भी अब हम तो इंटरनेट के बेसिक चीज़ के लिए अभी बैठे हुए हैं कि आ जाए। और पत्नी, मैं कल भी बात करी थी, और कल मुझे बड़ा बैकलैश आया भाई साहब, मैंने कह दिया कि हमारी IT मिनिस्टर पता नहीं कौन सी दुनिया के हिस्से में रहती है जहाँ पे उनको लगता है कि सारा इंटरनेट ठीक आ रहा है जी और बाकी सब ठीक चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टूडियो में बैठे और अपने समेत बहुत सारे लोगों का रेफरेंस दिया कि ये वो लोग हैं जिनका इंटरनेट नहीं आ रहा, प्रॉपर्ली नहीं चल रहा, अगर चल भी रहा है तो वो इस तरह से चल रहा है कि हम परेशान हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भी ये है कि इन अफराद के हकूक़ के हवाले से बात की जाए, फलाह बहबूद के हवाले से बात की जाए, या जो मुआशरती बैलेंस है या मसावात है जिसकी हम बात करें, उसको, उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। ये अफराद जी जहाँ पे हम डिफरेंटली एबल लोगों की बात करते हैं, कई क्रिएटिव और जो कहते हैं ना गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं, और इसीलिए इनको हम डिफरेंटली एबल्ड लोग भी कहते हैं। ये अज़्म हो, हिम्मत हो, जुस्तजू हो, ज़ाहिर इनके चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ होते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। और हम जिस सोसाइटी की बात करते हैं वहाँ इनकी इंक्लूजन को लेके इत्सल बड़े चैलेंजेस होते हैं। इसमें एज ए सोसाइटी भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि हम इनकी सलाहियतों को समझें, इनको इनकरेज करें, इनको वो स्पेस दें, इनको वो मार्जिन दें कि ये अपने आप को इंक्लूडेड फील करें हमारे साथ। और ये इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भी काम किया भी है और हमें मज़ीद करना भी है। ज़्यादातर अफराद के हवाले से जिनमें तरक्की पजीर ममालिक की बात करती हूँ, वहाँ पे भी चैलेंजेस इनके लिए अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो आज हमें इस दिन को सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने से तो चीज़ें बेहतर नहीं होती, हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे काम करना है, अवेयरनेस देनी है। और आज हमारे साथ इसके लिए बड़े ही पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन नवाज साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR हैं विलिंग वेज के।
27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जी इनका काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी में, और सोशल मीडिया पे भी इनकी बड़ी जो कह लें फॉलोइंग है 1 मिलियन प्लस है। और आज हम इनसे बात भी करेंगे, कुछ इनके चैलेंजेस को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर बात करेंगे, और एज ए सोसाइटी या इंडिविजुअल हम क्या रोल अदा कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। मोहसिन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ लाहौर से लोगों को मिल रहा है, मैं आते हुए सुन रहा था, तो बहुत अच्छा आप होस्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। आज हम इस दिन को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि खुसूसी अफराद का आलमी दिन है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आपने भी इस सारी स्ट्रगल को देखा भी है और उसको ओवरकम किया, और माशाल्लाह यू आर डूइंग रियली वेल। अब तो आपने अपना करियर, अपनी ज़िंदगी सब कुछ बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन नहीं मिलती है, ना सोसाइटी की तरफ से, ना इंटरनली, ना इर्द गिर्द वाले लोग। तो आप, मैं चाहूँगी थोड़ा सा एड्रेस करें इन चैलेंजेस को कि जो फेस करने पड़ते हैं। अब सोसाइटी के अंदर चूँकि उस तरह से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को सोशलाइज करने का, आगे बढ़ने का वैसा मौका नहीं मिल पाता जिनके साथ कोई फिज़िकली चैलेंज होता है। तो उसमें फिर सबसे पहले बात तो मैं ये अर्मला कहा करता हूँ कि ख़ुद उस पर्सन को अपने आप को जो देखने की नज़र है वो एक डेवलप करना होगी, क्योंकि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम अपने आप को जिस नज़र से देखते हैं, एक्चुअली दुनिया भी फिर हमें उसी नज़र से देखती है। तो पर्सनल कैपेसिटी में आपको क्या करना है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, और फिर आपकी अपनी जो प्रेजेंस है, इन सब को मिल मिला के और कानून साजी तक, ये फिर एक मुकम्मल निज़ाम की बात है जिसके साथ किसी स्पेशल पर्सन को सोसाइटी में मूव करने का, सोशलाइज करने का मौका मिलता है। 3 इम्पॉर्टेंट बातें अगर मैं कहूँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जिनका कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, जो डिफरेंटली एबल्ड जिन्हें अब कहा जाता है, ख़ुद उनको अपनी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर ज़रूर काम करना चाहिए। वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए कि आपके पास अगर रुपए पैसे होंगे तो आप, जो आपके पास नेमत खुदाबंदी नहीं है, उसके मुतबादिल आप सर्विसेज ख़रीद सकते हैं। आप देखने की सहूलत या चलने फिरने की सहूलियात ले सकते हैं। फिर एक जो स्पेशल पर्सन है उसको प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, उसको खुश लिबास भी होना चाहिए, उसके अगर बाल संवरे हों और वो आपको देखने में अच्छा नज़र आए, उससे अच्छी खुशबू भी आए, तो ये सब कुछ फिर सोसाइटी में उसे आगे बढ़ने में, सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस में एक फैक्टर ये भी है। तो हमेशा मैं कहा करता हूँ कि उन लोगों को अपना ख्याल रखना ये बड़ा ज़रूरी है। सेकंड, उसमें इमोशनल एम्पावरमेंट भी है, यानी आपकी बात में ऐसी फितराश खराश हो, आपकी लफ्ज़ की अदायगी में और कनेक्शन में, और दूसरे के साथ इमोशनल जो एक रिलेशनशिप है उसके अंदर आपके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि जिसमें लोग आपसे बात करना चाहें, आपके करीब होना चाहें, आपसे ताल्लुक़ बनाना चाहें। एक रोमांस का लफ्ज़ है। अब रोमांस जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए सोसाइटी के साथ एक रोमांटिक रिलेशन जिसमें दूसरों की और अपनी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। और तीसरा फिर ये भी है कि जो लोग कोई फिज़िकली चैलेंज होते हैं उनको कोई गोल सेटिंग भी अपनी ज़रूर करनी चाहिए, इस तरह से कि अगर मेरे पास गोल्स होंगे कि अगले दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, अगले सालों में मैं क्या प्लान रखता हूँ, तो ये मेरे अंदर उम्मीद के सेल्स को मेरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट रखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब अपने काम वाइंड अप कर लेते हैं, जिम्मेदारियाँ अदा कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो ज़िंदगी के सेल्स हैं वो मरने लगते हैं और वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो सोसाइटी में मैं ये फैक्ट कहते हुए मुझे काफ़ी तशवीश भी है कि 15% की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में इस वक्त फ़िज़िकली चैलेंज्ड है, और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसे अफराद की बहाली और तरक्की के लिए सोसाइटी उस तरह से उतने अच्छे इंतज़ामात नहीं रखती, इसलिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी फिर इंडिविजुअल्स के अपने ऊपर आयद हो जाती है। तो ये इस पर एक ख़ास तौर पे तवज्जो तलब मामला है कि हुकूमती सतह पर भी और मीडिया की सतह पर, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब फोरम्स पर इस मसले पर बात होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को रोल मॉडल के तौर पे ज़रूर पेश होना चाहिए बतदरीज तब्दीली के लिए, ताकि सोसाइटी में जो ऐसी पॉपुलेशन है उनको देखकर और ऐसे लोगों को फंक्शनल होते हुए पाकर अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिले। अच्छा, अभी आपने बात की मतलब कि हमें एक
जो इंडिविजुअल है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, उसकी अपनी एक जो कह लें ना ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, उसको फोकस्ड होना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहिए। लेकिन जाहिर है उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि उनको एक्सेप्टेड फील करें, वो अपने उसको इंक्लूडेड फील करें। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको ट्रीटमेंट भी उस तरह का दिया जाता है कि वो बिल्कुल ही अपने आप को समझे कि जी हम तो बस किसी काम के नहीं हैं, हम उनका दिमाग उस तरह से वो टाइम मोल्ड कर दिया जाता है। इर्द गिर्द लोगों की या सोसाइटी की भी तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। आपने दिल और दिमाग की बात की तो मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल और दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ये हाथ पाँव इजाफी सहूलियात समझ। वाह वाह वाह। तो सोसाइटी की बात देखिए, ये बात सही है कि लोग बाज़-औक़ात एक्सेप्टेंस देते हुए, करीब करते हुए, ताल्लुकात बनाते हुए, ऐसे लोग जो कि किसी न किसी तरह का फ़िज़िकल चैलेंज रखते हैं, उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। उसकी मैं अगर नज़र डालूँ, मैंने मीडिया के लिए भी काफ़ी काम किया और मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ पर एक अच्छी गहरी नज़र रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ हैं। अब लोग स्पेशल पर्सन को ज़रा मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। माजी में ऐसा होता था कि उतने वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होते थे स्पेशल पर्सनस, तो इसलिए उनके और सोसाइटी के नॉर्मल लोगों के दरमियान वो जो एक इंक्लूसिव एक फ़ील है वो नहीं आती थी। अभी मुख्तलिफ है। यानी मैं आपको ये बताऊं कि आज जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले इस इंटरनेशनल डे पर मुखातिब हैं, तो पिछले 1 साल के अंदर दुनिया में इस कदर तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अब देखिए, अभी हैप्टिक साइट पर काम हो रहा है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन के अंदर ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल की ऑप्शन है, पर अनकरीब आप देखेंगे कि फ़ोन के अंदर टच कॉल की ऑप्शन भी आने वाली है। यानी दुनिया में टच की जो सेंस है इस पर काम हो रहा है, और इसके काम के साथ ही जो लोग देख नहीं सकते उनको एक इनकलाबी तब्दीली उनके साथ ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर देगी। यानी यहाँ तक कि आती हुई जो बॉल है उसको बग़ैर देखे कैच करने की सलाहियत भी हासिल होगी। जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा लिया। मैंने जो ग्लासेस पहन रखे हैं ये मेटा रे बैन ग्लासेस हैं। मेरे पास जो फ़ोन है वो विद एक्सेसिबिलिटी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ है। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि अब माजी की निस्बत इन लोगों की जो कि स्पेशल पर्सनस हैं, चूँकि एक्सेसिबिलिटी अच्छी, जैसे बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, आपको भी याद होगा शायद, कि कोई एक दिखाया जाता है कि एक साहब हैं जो देख नहीं सकते, सफ़ेद छड़ी हाथ में है, सड़क के किनारे खड़े हैं, एक बच्चा उन्हें रोड पार कराता है और वो उन्हें दुआ देते हैं। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया कि अब ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं कि जो सिग्नल देती हैं और कोई भी बग़ैर देखे इवन रोड क्रॉस कर सकता है, और वो किसी से भी उसको कोई ख़तरा नहीं होता, कोई ट्रैफिक से प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो बदलती हुई दुनिया है इसके अंदर हाँ, इन सब चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी फिर ऐसे लोगों को होना, पहुंचाना और ख़ुद उनको भी सीखना, ये एक अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मौज़ साहब, हुकूमती सतह के ऊपर अब हम देखते हैं कि जब ये तो आपने पढ़ाई और बेसिक आगे चीज़ों की बात की, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की टर्म आपने इस्तेमाल की, तो उनके चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ज़ाहिर जॉब्स या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उनको उस तरह से नहीं मिलती। व्हाट डू यू थिंक कि स्किल बेस्ड चीज़ें जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको सिखाना, स्किल सिखाना या उनको इस हवाले से ट्रेन करना हुकूमती सतह पर कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ उनके लिए स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स बना देना ये काफ़ी नहीं है। अवलन तो ये कि ऐसे स्कूल्स की तादाद भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनकी स्किल्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इनको अपनी उन सलाहियतों को पहचानना जो इनके अंदर अल्लाह ने दे रखी हैं। यानी जैसे मैं देखता हूँ कि जो एक डिसेबिलिटी है, बज़ाहिर इस डिसेबिलिटी के बारे में ये नज़र है कि कोई किसी ख़ास नेमत से महरूम है, यानी कि उसके अंदर कुछ कमी है,
लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग बहुत बासलाहियत होते हैं। देखा जाए तो हम सब लोग ही अर्मिला बाय बर्थ हम डिसेबल ही पैदा होते हैं, यानी बाय बर्थ तो हम चलते हुए तो नहीं आते, हम आने के बाद चलना सीखते हैं। किसी चीज़ का डिफरेंट होना, जैसे हम डिफरेंटली एबल कह रहे हैं, तो डिफरेंट होना ख़राब होना नहीं है। और दुनिया के हर शख्स की ये ख्वाहिश भी होती है कि वो व्हील चेयर यूज़र बने। कैसे कि उसके नीचे एक चेयर हो जो 4 पहियों के ऊपर चले, यानी कि एक बेहतरीन गाड़ी हो। ये ख्वाहिश तो हम सब रखते हैं। तो हुकूमती सतह पे ऐसे लोगों के साथ ये उनकी ज़रूरियात को ब्रिज करने के लिए और उनकी सलाहियतों और कैपेबिलिटीज़ को उजागर करने के लिए एक तो उनके साथ टाइम टू टाइम उनकी पर्सनल ग्रूमिंग पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई बड़े लेवल पे हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आता कि जिसमें ऐसे लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग पर काम होता हो। दूसरी, मैं मीडिया के हवाले से भी बात करूँगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पिछले काफ़ी अरसा से मीडिया में उतनी प्रेजेंस नहीं बनी जितने कि अगर हम 15% पॉपुलेशन किसी न किसी फ़िज़िकल चैलेंज के साथ देखते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मीडिया से हर वीक में 168 आवर की जो ट्रांसमिशन होती है, क्या इसमें ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसे स्पेशल पर्सन्स को जो अच्छी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बतौर होस्ट, बतौर प्रोड्यूसर, इनको भी जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, ये जितना आप इन लोगों को प्रेजेंट करते हैं ना, उतना ही सोसाइटी के रुझानात बनते हैं। अपनी एफर्ट्स के साथ कोई करे तो वो एक बेहतरीन कोशिश है, लेकिन सोसाइटी अपना रोल हुकूमती सतह पे ऐसे लोगों की एम्पावरमेंट के इंतजामात करके, और मीडिया ऐसे लोगों को सिर्फ साल में 1-2 दफ़ा ख़ास दिनों पर बुलाकर नहीं, बल्कि रेगुलर बेसिस पे मीडिया इनकी मेक श्योर करे, उससे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मोहसिन साहब, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि हमें सिर्फ एक दिन से नहीं बुलाकर या इस तरह से नहीं करने की ज़रूरत, हमें अपने हीरोज़ जो हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छे तौर पे पोर्ट्रे करने की भी ज़रूरत है। अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कान में बल्कि रेफरेंस दिया, जो कि बड़ा अच्छा रेफरेंस है, कि इंडिया के अंदर श्रीकांत के नाम से एक मूवी बनी थी। हमने देखा था कि उसमें वो एक रियल लाइफ स्टोरी थी, जिसमें एक ब्लाइंड शख्स ने ज़िंदगी में इतना सब कुछ जो कह लेना अकम्प्लिश किया और उसके बाद उसको पोर्ट्रे किया और एक मूवी के अंदर दिखाया। हमारे यहाँ भी आई एम श्योर कि ऐसे लोग मौजूद हैं। इवन हम ब्लाइंड क्रिकेट टीम की बात करें, बहुत दफ़ा वो जीती है और इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीती है। अगर हम अपने हीरोज़ को ही इसी तरह से सेलिब्रेट करना शुरू हो जाएं, तो डू यू थिंक कि हमारा सोसाइटी का परसेप्शन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड लोग वो मज़ीद बेहतर होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी आपने भारत की बात की, तो मैं आपसे बताऊं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम रहते हैं इस बड़े सगीर के अंदर, कि ऐसे बहुत सारे हीरोज़ आपको आप ज़रा ढूंढना शुरू करें तो ऐसे बहुत सारे हीरोज़ नज़र आते हैं। मैंने कोई 18 इयर्स ब्रॉडकास्टिंग के अपने करियर में ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ ऑन एयर की जिसमें ऐसे हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। भारत में यानी मुझे ये एजाज़ मिला, हमारे एक वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमेश मदान, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी लाइफ पर एक वीडियो भी बनाई और वहाँ से मुझे इतना फीडबैक आया। यानी आप देखें कि सरहद जो है वो दरमियान में हायल नहीं होती जब हम इंसान की और इंसानी स्किल्स की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा काम करने की यूँ भी गुंजाइश है कि लिखना हो, पढ़ना या फिर बोलना, इन सारे मीडियम के अंदर अगर आप देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं, एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, जिनके अंदर कोई ना कोई बज़ाहिर ऐसी अपेरेंटली कोई चैलेंज था, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि ये चीज़ कोई मानी नहीं रखती। देखा जाए तो एक जो पतंग होती है उसकी हकीकी आज़ादी तो डोर से अलग हो जाने में है, लेकिन डोर दरअसल उसको बांध के रखती है और डिसिप्लिन करती है और सही डायरेक्शन पर और ऊंची परवाज़ भरने के लिए तैयार करती है। तो ये जो डिसेबिलिटी होती है, जिसमें कि बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि किसी ख़ास तरह की एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है वो फ़र्द, दरअसल वो काफ़ी सलाहियतों से माला माल होता है। उसको और ऊंची परवाज़ के लिए सिर्फ आपका एक आपकी सपोर्ट और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस, सोसाइटी का साथ चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं कि दुनिया भरी पड़ी है।
डेफिनेटली, और आप जैसी शख्सियात एक एग्जांपल मौजूद है हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन नवाज़ मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे जी। आज हम डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि इनकी इंक्लूजन को यकीनी बनाने के लिए एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी हम सबका रोल कहीं ना कहीं बनता है। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, मौसम बदल गया, ऐसे में हम सवात का जिक्र ना करें, इस खूबसूरत वादी के खूबसूरत मौसम का जिक्र ना करें। आपको दिखाते हैं समद अंजुम की रिपोर्ट। सवात की वादी कालाम में बर्फबारी का मंजर ऐसा जिसे किसी मुसव्विर ने कुदरत की हसीन रंगों को बर्फ की चादर में छुपा दिया हो। पहाड़ों पर जमी बर्फ और दरख्तों पर झूमती सफेद चांदनी की तह दिलकश नजारे पेश करती है। यहाँ का सुकून दिलों में अजीब सी तमानियत पैदा करता है और हर कदम पर ये एहसास होता है कि शायद जन्नत यही है। खास तौर से हम बर्फबारी देखने के लिए कालाम आए हैं। कालाम का माहौल बहुत ही अच्छा हमें महसूस हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बड़ा अच्छा हमें ताउन किया है और हमें इनकी यहाँ की मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी महसूस हो रही है। कालाम के मैदानों में बच्चे बर्फ के खेलों में मशगूल है, जबकि बड़े चाय के कप के साथ इस दिलकश मंजर का लुत्फ उठा रहे हैं। मकामी लोग सयाहों की खिदमत में पेश है और खुशी से ये खूबसूरत मौसम इनके साथ मना रहे हैं। हम लोग तो कराची से यहाँ पे आए हैं सैर व तफरी के लिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और बहुत अच्छा ही सुहाना मौसम है यहाँ का। हम लोग सैर व तफरी के लिए भी निकले, बारिश हो रही थी तो यहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू है और कुछ देर बाद बारिश से बर्फ़बारी चलती रह रही है और यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं। पुरअमन इलाका है स्वात। कालाम की वादी सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ के पुरकशिश खूबसूरती, बहते झरने और पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ हर किसी को मशहूर कर देती है। यहाँ का हर मंजर एक कहानी सुनाता है और हर लम्हा यादगार बनाता है। कालाम की बर्फबारी न सिर्फ एक खूबसूरत तजुर्बा है बल्कि जिंदगी के सुकून का वो एहसास है जो हमेशा याद रहता है। समद अंजुम, पब्लिक न्यूज, कालाम, सवात। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में वैसे तो आजकल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज जारी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज़ेरे बहस है, वो है चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में जी पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक नए फार्मूले की तजवीज़ दी है। वो फार्मूला ये है कि भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक ना पहुंची तो फाइनल और सेमीफाइनल तब पाकिस्तान में होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी इस फार्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद की शर्त रखी है। और इस फार्मूले से क्या आगे होगा, इससे एक्सेप्ट करेगा भारत या क्या रद्द-ए-अमल आएगा, इस हवाले से हम रिपोर्ट ले लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह मैं अखबार में देख रही थी कि हरभजन सिंह जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के भारत ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क तो उनके आने से भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि होस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि उनको आना चाहिए। शकील खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ी अच्छी बात की है, फ़र्क तो उनके आने से भी नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम होस्ट कर रहे हैं तो हम तो मेहमान नवाज हैं। हम लोग मेहमान नवाज हैं। हम कहते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि भाई आपको आना चाहिए यहाँ पे। वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं कल उनके कुछ बड़े जो वो कहते हैं ना कि दिग्गज साफियों को सुन रहा था और वो ऐसे पाकिस्तान को बना दिया जैसे अल्लाह माफ़ करे ये कोई युगांडा या नामीबिया जैसा कोई छोटा सा स्टेट है और वहाँ पे जितनी मर्जी हालात ख़राब कर लें। कहते हैं हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, टैंकों में उनको लेके जाएगा स्टेडियम, उनके आगे पीछे जब टैंक होंगे तो हमारे खिलाड़ी किस तरह खेल सकेंगे। अरे भाई कुछ अकल, वही ना, कुछ अकल को हाथ लगाए। समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर जितने खिलाड़ी आए हैं, हम लोग तो वहाँ पे उनको कवर करते आ रहे हैं इतने अरसे से, तो क्या उनको हमने इतना ईजी फील किया। अभी रिसेंटली इंग्लैंड की टीम आई थी, उनके प्लेयर्स गोल्फ खेलने जाते थे, गोल्फ खेलते थे, वट एवर जो वो चाहते थे वो खाते थे, खाने पीने मुल्तान में उन्होंने एंजॉय किए, गोल्फ भी खेलते रहे और पूरी तरीके से एंजॉय किया। लेकिन खैर वो तो छोड़ते रहते हैं। आईसीसी के ऊपर अगर हम ऑन अ सीरियस नोट बात करें तो अभी वो कहते हैं ना कि इज्जत सबसे पहले होती है, पैसा, ओहदे, ये सब कुछ आने जानी होती है, ठीक है। तो हम भी कहते हैं कि भाई सब ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप नहीं आ सकते तो हम भी नहीं आएंगे।
आईसीसी ने भारतीय मीडिया में बड़ा कुछ चल रहा था कि शायद पीसीबी को पैसों की ऑफर दी है, हमें लालच दिए कि आप एक्स्ट्रा पैसे ले लें और ये जो आप कर रहे हैं ना हरकतें, ये बंद कर दें और चुप करके हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, लेकिन अब ऐसे नहीं होने वाला। ये तो चेयरमैन पीसीबी वाजे कर चुके हैं कि हम 3 साल के ऊपर ये जो अब नया पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया जा रहा है, हर कोई अपना अपना नाम दे रहा है। हाइब्रिड, वो कल हमारे पास एक साफी दोस्त थे, वो कहते थे छेड़ बन गई है, अब हाइब्रिड का लफ्ज ही छेड़ बन गई है, तो हम हाइब्रिड का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। नहीं ऐसी है, अब देखिए हाइब्रिड तो वही है ना कि आप सिर्फ पाकिस्तान जो है ना, भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए, हम वहां पर उनके साथ खेलें और हम भारत जाके खेलें, ये तो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हम वहां पर खेलेंगे जैसे हम ओडीआई वर्ल्ड कप में वहां पर खेल के आए थे, तो अब ऐसे नहीं होने वाला। जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, बड़ी शॉर्ट सी मीटिंग थी, 15 से 20 मिनट की तकरीबन, क्योंकि आईसीसी के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है, जो भी करना है पीसीबी और बीसीसीआई ने मिल बैठ के करना है। तो मीटिंग में भी सेम आईसीसी ने यही कहा कि भाई देखिए आप दोनों का मसला है, आप लोग सुलझाएं। आईसीसी क्यों है शकील, अगर दोनों मसला क्रिकेट बोर्ड का है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या कर रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बेसिकली इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं ना, जय शाह ने भी वहाँ पे चार्ज ले लिया हुआ, तो वो तो बस एक नाम का इदारा रह गया बेसिकली, अगर हम बिल्कुल इस तरह बात करें, क्योंकि अब देखिए बीसीसीआई के साथ मिलकर पाकिस्तान ने फैसला करना है, लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि हमेशा हमारी बात मानी जाए। नो डाउट कि इंडिया के पास जो पावर क्रिकेट में वो अपना जमाना चाहते हैं वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, चाहे जो मर्जी आप पाकिस्तान को किसी सूरत माइनस नहीं कर सकते। अगर इंडिया अपना रेवेन्यू जनरेट करता है तो वो पाकिस्तान की वजह से करता है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि इंडिया अपने साथ खेलेगा तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ खेलता है, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, तो ऐसी है। तो इसीलिए इस बार पीसीबी ने बड़ा दो टोक मौके पर इख्तियार किया कि भाई ये जो हम पार्टनरशिप फार्मूला बना रहे हैं ये 3 साल तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर इंडियन टीम यहाँ पर नहीं आती तो ना आए, हम दुबई में मैचेस खेलेंगे, जितने भी अगर ग्रुप मैचेस हैं वो भी दुबई में होंगे, अगर इंडिया इनके सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हैं तब हम बाहर करवाएंगे, अगर वो नहीं पहुंचते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल एज पर शेड्यूल, जो टेंटेटिव शेड्यूल आया था कि लाहौर में फाइनल होगा, फिर हम इसी कजाफी स्टेडियम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कराएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ गई है जिसके ऊपर बेसिकली ये सारा जो डेडलॉक आ गया था, बेसिकली पीसीबी ने कहा कि भाई बीसीसीआई क्योंकि हमेशा ना बात करके फिर वो भाग जाते हैं। बायलैटरल सीरीज़ का आपको याद है कि 13, 14, 15 में पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक मुआहदा किया था कि आप लोग वहाँ पर आएँ खेलने के लिए, हम फिर आपके यहाँ आएंगे खेलने के लिए, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो फिर भाग गए थे। तो इसी वजह से भाई हमें उनका एतबार नहीं बीसीसीआई का, वो बात तो कर देते हैं लेकिन ऐन वक्त पे फिर भाग जाते हैं। तो इसीलिए इस बार चेयरमैन ने उन्हें कहा पीसीबी मोहसिन नकवी ने कि आप लोग हमें लिख कर दे दें कि ये जो 3 साल का पार्टनरशिप फार्मूला है ये ऐसी ही रहेगा जिस तरह अभी हम लोग बयान कर रहे हैं, जुबानी कलामी नहीं है। देखिए आईसीसी को भी उन्होंने बोला है कि हम लोग टीम नहीं भेज रहे हैं, जुबानी कलामी बोला है, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लिख के दे दें ताकि अगर आप कल को भागने की तरफ जाएंगे ना तो हमारे पास सबूत होगा और हम आपको किसी अदालत में भी लेके जा सकते हैं, कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। बाकी जितनी भी टीमें वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता इंडिया की अपनी पूरी कोशिश थी कि हम किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को यहाँ से बाहर ले जाएं, लेकिन ऐसा खैर अब उनको होता हुआ प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए उनको नजर आ रहा है कि नहीं यार इस बार ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको हम कुछ भी कहते थे ना, वो बच्चों की तरह कि चल यार रोटी यहाँ से उधर चला जाए, हो गया ना, हम एशिया कप खेल है, अब आप नहीं आएंगे तो हम जिस तरह आपको पाकिस्तान के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी मैं एक और स्टेटमेंट भी देखती हूँ, कहा जी हरभजन सिंह कह रहे हैं कि इंडिया मत आइए, कोई बात नहीं, आपके पास इंतखाब है, शायकीन को क्रिकेट खेल देखने में दिलचस्पी है तो ये वैसे उनकी मजबूरी है अगर हरभजन ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह के बयान नहीं देने तो वो खबरों में कैसे रहेंगे, तो खबरों में कैसे, और इंडिया में कैसे रह सकती है, उनको तो कह देंगे फिर जाओ यार पाकिस्तान चले जाओ, वहां पे तो सीधा उनके ऊपर ये लेबल लगा देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं जी, हमें भी दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम एक अच्छा जेस्चर के तौर पे, अच्छे मेज़बान के तौर पे आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आकर खेलें बड़े अच्छे साउंड तरीके से, सेफ एंड साउंड तरीके से, लेकिन अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही इज्जत तो हम क्या कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है जी, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर हम गुज़िश्ता चंद दहाइयों की बात करते हैं। वहाँ तालीमी जो निज़ाम है दुनिया भर में, उस शोबे में ख़ासी तरक्की भी हुई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हवाले से भी बड़ा काम हो रहा है, और तरक्की याफ्ता ममालिक की जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ मसनूई ज़हानत को लेकर बड़ा उससे इस्तेफ़ादा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर हम रवायती तालीमी जो सिस्टम है
उसके तहत काम करें। 2 कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट भी है, स्टूडेंट्स नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें मज़ीद इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है और यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को जो टेक्नोलॉजी है उससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे और हम किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हमाद नवीद साहब मौजूद हैं, प्रोरेक्टर हैं यूसीपी के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम अभी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर चीज़ों की, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप एनालिसिस दें कि जो इस वक्त हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम है, आपके नज़दीक हम इसको बेहतर करने के लिए और इसमें जो अभी हमारे बच्चे जो चीज़ लर्न कर रहे हैं वो दुनिया भर के क्या compete करने के उसमें हैं इस सिचुएशन में कि वो compete कर सकें उन तमाम चीज़ों से? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो एक तो ये कि हमारा जो टोटल स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फोकस रखा ट्रेडिशनली जब आए, लेकिन ये रिसेंट ईयर्स में हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इंडस्ट्री के साथ कैसे मिलके बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएं ताकि जब वो फील्ड में जाएं तो दे हिट द ग्राउंड रनिंग और वो कोई नई चीज़ को अडेप्ट करने में आसानी हो, क्योंकि जब करिकुलम चेंज होता है इट टेक्स टाइम। जबकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि यू कांट वेट फॉर द करिकुलम। तो उसका आइडियल तरीका यही हमने किया है कि हमने बहुत से कोर्सेज इंडस्ट्री के साथ मिल के करने शुरू कर दिए, और चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, इसमें एक एसेंशियल कंपोनेंट हमने डाल दिए हैं एंड पे, जिसमें इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन और इंटरेक्शन मिल के करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन वे कि आपका अप टू डेट बच्चा होगा, और यही बच्चे हैं जब बाहर जाते हैं द बेस्ट ऑफ देम, you give them an environment and they perform outstandingly। तो बच्चे में टैलेंट बहुत है, बच्चे को सिखा भी हम अच्छा रहे हैं, जो बस हमने इस चीज़, और ये मैच्योर होने में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को टाइम लगता है। व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज़ कि जब बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको पूरा लाने के लिए सपोर्ट सिस्टम हो। एक बच्चा कह रहा हो कि मैंने एक नया रोबोट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें सपोर्ट में दे सकते हैं, उसको फैसिलिटेट कैसे करने हैं, और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे उसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, बाहर जाके स्केल करना है। एक रोबोट बनाना वर्सेस कमर्शियली वो रोबोट बेचना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो आई फील हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके इस स्टेज पे तो आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास ये रोबोट बनाने तक की या एक प्रोटोटाइप बनाने तक की फैसिलिटी है। अब उनको ये सिखाना है कि इसको एक बड़ी फैक्ट्री में कैसे प्रोड्यूस करना है। उसके लिए अगेन इंडस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड कि वो इंडस्ट्री भी इसमें इंटरेस्ट ले, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स हम दिखाएं कि ये देखें, ये 15 चीज़ें हमने इस बार प्रोड्यूस की हैं, तो आप लोग आएँ और आप हमें बताएं कि इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कमर्शलाइज हो सकती है, जो स्केल अप हो सकती है और दुनिया में हम बेच सकते हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, बाहर भी बेच सकते हैं। वो वाला स्टेप आई थिंक हम ऐड कर दें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज जो बाहर बनती हैं या बाहर स्टार्टअप्स बनते हैं, वो यहाँ पे भी अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली। चूँकि आपका ताल्लुक भी एजुकेशन से है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी डिस्कस करें। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ बच्चों के पोटेंशियल को उस तरह से यूटिलाइज़ अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं किया जा रहा, और मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब यहाँ से स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो उनको ख़ासे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट से लेकर उस सिस्टम के अंदर एडजस्ट करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज इन देयर टाइम, एनर्जी, क्योंकि वो जेल इन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनको होती है। डू यू थिंक कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो तालीमी निज़ाम है वो भी मसावी नहीं है। हम एक तरफ इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, एक तरफ उर्दू मीडियम की बात कर रहे हैं, और फिर वो जो मिक्स ब्रीड एक जाती है तो वो बड़ा स्ट्रगल करती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगेन एक चीज़ है कि कल्चरली वहाँ पे डिफरेंट है, तो कल्चरली तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा, वी हैव सम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, श्रीलंका से कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं HEC के स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो उनको उर्दू नहीं आती होती, और हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारा मिक्स होता है, जिस तरह आपने कहा कभी उर्दू हो रही होती है, कभी इंग्लिश हो रही होती है। तो शुरू के एक सेमेस्टर उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके लिए हमने स्पेशल उनके लिए उर्दू की क्लासेस भी की हुई हैं ताकि वो एडजस्ट कर सकें। इसी तरह जब हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो उसे वो कल्चर में एडजस्ट, इवन दो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन एक कॉकेशियन की और एक अफ्रीकन अमेरिकन की इंग्लिश इज गोना बी वेरी डिफरेंट एक्सेंट, मतलब वो पहले 6 महीने आपको उसमें एडजस्ट होना है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग ओवर हेयर, वो तो मैं बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर आई कैन एश्योर यू कि वो इतना है कि कॉन्सेप्चुअली उसे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इट इज़ मोर अबाउट कि वो, क्योंकि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर गोइंग आउट, आई मीन नॉट एवरीबडी इज गोइंग आउट। हमारे पास तो एक
ट्रांजिशन होती है, एक वीक बच्चा भी है, मीडियम वाला भी, अच्छा भी, लेकिन बाहर जो जा रहा है वो अक्सर स्कॉलरशिप पे जा रहा है, उसके ऑलरेडी ग्रेड्स अच्छे हैं। तो कंसेप्चुअली आई फील दे आर गुड, इट्स द एडजस्टमेंट इनटू अ न्यू सोसाइटी। That's a challenge. हम क्योंकि बहुत एक शेल्टर्ड में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी, बहुत कम बच्चे हैं जो हॉस्टल्स में जाके रहते हैं, घर से कभी नहीं निकलते, तो वो चैलेंज इज मोर टुवर्ड्स दैट। Okay. बट देयर एबिलिटीज जो बाहर लेके आती हैं ना, दैट इज द सपोर्ट स्ट्रक्चर कि ओके यू हैव एन आइडिया, नाउ गो and Execute it execute and you're that. free to do that. Try it, make some mistakes and adjust. That is the difference. एक कल्चरल है और एक ये है. And that kind of freedom, I guess, हमें वो स्टूडेंट्स को वो देनी चाहिए भी और स्पेस होनी भी चाहिए। अच्छा, आप दुनिया भर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हेल्थ के हवाले से बड़ा काम हो रहा है, और आपका चूँकि खुद भी इसमें काम है, मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपना काम भी शेयर करें हेल्थ रिलेटेड। So हम पहले दुनिया के अगर आप थ्रू आउट देखेंगे तो स्किल्ड वर्कफोर्स, चाहे यूके देखें चाहे यूएस देखें, उनको इश्यूज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में ख़ास तौर पे। सो देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड हिपोक्रेटिक एआई, जिन्होंने एक नर्स $8 पर आवर पे कर दिया कि जो नर्स के सारे काम जो है कंप्यूटर कर देते हैं, कि स्केड्यूल कर दिया, रीस्केड्यूल कर दिया, उसको ओटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कह दिया, रेडियोलॉजी के लिए। सो देयर इज़ ऑलरेडी एन ऑटोमेटेड सिस्टम दैट इज़ डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कम है वहाँ पे। कुछ रेगुलेशन के इश्यूज हैं कि भाई अगर कुछ गलत कर दिया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसको सू करना है, तो दैट स्टेज अ लिटिल बिट सेपरेट। हाँ, तो इट्स मोर ऑफ एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसके अंदर मोस्ट चीज़ें जो आ रही हैं दैट इज़ डाटा ड्रिवन। सो हमारी जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में जब मैं कर रहा था, इट्स बीन अबाउट 8 years सिंस आई एम वर्किंग विद द हॉस्पिटल, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमने डाटा ही डिजिटाइज नहीं किया हुआ। जब तक आपका डाटा डिजिटल नहीं होगा तो आप कैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर को फीड कर सकेंगे जिससे वो लर्न कर सके। तो इन द पास्ट 4-5 years जो पहली ट्रांजिशन हमने इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स की है, बल्कि इवन एट गवर्नमेंट लेवल अब जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें PITB ने अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम दिया है जिसमें अब चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। सो अ लॉट ऑफ दैट थिंग वी हैव गॉन थ्रू दैट। द सेकंड थिंग अब हम जो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं कि यार ये डाटा इज़ शेयरेबल, इसको दुनिया को दिखाओगे तो वो बताएंगे कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो वो अब जो सेकंड स्ट्रगल हमारी उनके साथ चल रही है, टू बी एबल टू हैव एक्सेस टू दिस डाटा फॉर एवरीबडी, क्योंकि हमारे बच्चों ने डेटा साइंस में भी AI के अंदर प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, थीसिस भी करने हैं। इफ़ दे सी अ रियल पाकिस्तानी डाटा तो दे विल बी मच मोर यूजफुल जब वो हमारे पास से निकल के उनके पास जाएंगे, वो हैंड्स ऑन उस पर काम कर सकेंगे। तो अभी की हमारी स्ट्रगल उनके लिए, और जैसे ही वो डाटा शेयर होता है जो कि पहले हमारे साथ शेयर तो कुछ में तो हो रहा है, तो वी वर्कड ऑन कैंसर डायग्नोसिस, कैसे हम कैंसर डायग्नोसिस को बेहतर कर सकते हैं, कैसे एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के एक चीज़ जिस पे उन्हें 25 मिनट लगते थे, हाउ कैन दे डू इट इन 5 minutes, हाउ कैन दे डू इट विद बेटर एक्यूरेसी, बेटर एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें हम उनके साथ ऐड कर रहे हैं। इसमें रेडियोलॉजी में भी हम साथ कर रहे हैं, हम पैथोलॉजी के अंदर भी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमें फील होता था कि शायद वी गो अ कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि नेचुरली बात होती है कि यार मैं कुछ मिस ना कर दूं, तो जहाँ पे लेट से सर्जरी से काम चल सकता था हम फिर भी कीमो दे रहे थे। तो वो कॉन्टीन्यूसली उनके साथ बैठ के बात करके वी गिविंग देम फीडबैक के दिस इज़ व्हाट वी फील, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह कर सकते थे। एंड दिस इज़ ऑल रेट्रोस्पेक्टिव के पेशेंट को उन्होंने ट्रीट कर दिया था, हम वी आर जस्ट टेकिंग इट, अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स कि पेशेंट अभी आया है, हाउ कैन वी हेल्प राइट नाउ। तो ये 4-5 साल के जर्नी के बाद वी आर एट दिस प्लेस वेयर वी आर नाउ इन अ क्लिनिकल सेटिंग कि जब भी पेशेंट आएगा तो एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी उनके साथ है, रादर देन कि आप एक सीनियर डॉक्टर से पूछें, एक बार आप कंप्यूटर के एल्गोरिदम से पूछ लें कि क्या ये ग्रेड 1 का कैंसर है, ग्रेड 2 का कैंसर है, डू यू वांट टू गो फॉर अ सर्जरी, और रेडियोलॉजी वुड बी बेटर, रेडियोथेरेपी वुड बी बेटर या कीमोथेरेपी पे। तो वो एक जर्नी थी, बट उससे हमने भी बहुत लर्न किया और हॉस्पिटल्स ने बहुत लर्न किया कि अभी भी अगर आपको एक नया डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में बनाना पड़े तो हाउ वुड दे गो अबाउट इट, दे विल आस्क देयर सीनियर डॉक्टर्स कि किसके पास ज़्यादा रश है, rather than looking at the data के वाकई ही कहाँ पे रिसर्च करने के बाद उसका डेवलपमेंट उस पे कैसे की जा सकती है। so वो आहिस्ता आहिस्ता we are going towards data driven decisions, हॉस्पिटल ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी और क्लिनिकल सिस्टम्स के लिए भी। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रमाज, जब आपने जैसे कहा कि हमें स्टैटिस्टिक्स पे, डाटा पे रिलाई करना है, ना कि वो रश वाले एक फैक्टर पे। अब जहाँ पे मैं रिसर्च की आप बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो रिसर्च हो रही है, चाहे वो हेल्थ है या ओवरऑल किसी भी सेक्टर की हम बात करें, जो कि ओवरऑल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, हमारे यहाँ रिसर्च कितनी हो रही है और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? और उसके बाद जो R&D का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का,
आप जो डेवलपमेंट वाला फैक्टर है, जो एंड प्रोडक्ट है कि हम उससे क्या लर्न कर रहे हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर रहे हैं, क्या वो चीज़ हमारे यहाँ इतनी पोटेंशियल वाली है? सो डेफिनेटली चीज़ें तो हैं. सो व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड इज़ कि दिस पुट देयर नेशनल प्रायोरिटीज़ इन ऑर्डर. फॉर एग्जांपल सऊदीया ने जब भी कोई ग्रांट देनी है ना, उसका एक मेजर चंक जाएगा कि हमारी ऑयल आउटपुट कैसे इंक्रीज होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव, दैट्स देयर प्रोडक्ट, दे वांट टू गेट इट आउट. The second thing they have कि how would we get good clean drinking water? They don't have drinking water. तो they have set these priorities और पैसे फिर वो उसमें डालते हैं. हमारा currently issue ये है कि हमने जब रिसर्च को enable करने की कोशिश की तो हमने एक sort of नंबर की रेस में डाल दिया सबको कि आपके 10 पेपर होंगे तो आप एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, 15 होंगे तो फुल प्रोफेसर होंगे, जिसका आउटपुट नहीं देखा गया कि इस पेपर से बनाया क्या आपने. ठीक है, तो वो सिस्टम हमारा उस तरह डिज़ाइन हुआ था. दूसरी चीज़, जब हम रिसर्च की ग्रांट्स देते हैं तो वी डोंट पुट दीज के यार इस बार हमने अपनी फूड सिक्योरिटी पे काम करना है, एग्रीकल्चर की आउटपुट पे काम करना है, क्लाइमेट चेंज पे या स्मॉग एलिवेशन पे काम करना है. हमने वो फोकस नहीं किया. वी गिव ग्रांट्स एवरीथिंग अंडर द सन. तो जब पैसे थोड़े थोड़े सबको देंगे वो फिर उसका आउटपुट निकलना मुश्किल हो जाता है. तो वो मेरी सजेशन तो हमेशा से इन सबको ये होती है कि यार आप 2 साल के लिए 5 एरियाज उठा लो और हर एक को. अब वो जो एआई की हम बात करें ना, इफ एनीबडी हैज टू डू एआई इन सऊदी अरेबिया, दैट एआई हैज टू इम्प्रूव ऑयल आउटपुट. ओह वाओ. तो उसका जब आप एम रख देंगे ना, हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट वो है. तो अब जब एम्स रख लेंगे ना कि आपने स्मॉग को प्रिवेंट करना है, चाहे आप एआई से करें, चाहे आप सेंसर्स लगाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में नई कोई डिवाइस बनाएं, उसका आउटपुट आएगा. चाहे आप सोशल साइंटिस्ट को कहें कि उन्होंने सारे कम्युनिटी को बताना है, अवेयरनेस करनी है कि क्या क्या चीज़ नहीं करेंगे तो वैसे ही स्मॉग कम हो जाएगी. तो वो सोशल साइंस वाले के भी एक एंड गोल होगा कि स्मॉग प्रिवेंशन है, रादर देन कि एक बंदा हम थोड़े से पैसे थैलेसीमिया वाले को दे दें, थोड़े से पोलियो वाले को दे दें, थोड़े से एड्स वाले को दे दें. 1-2 साल के लिए फोकस करें एंड गेट दैट थिंग आउट ऑफ द वे. या हमें अगर पोलियो एक चैलेंज है तो हम उस पे फोकस करके उस पे सारे थोड़े 2 साल के लिए पैसे लगाएं, इट विल गो आउट ऑफ द वे. उसके बाद डील विद द नेक्स्ट चैलेंज. लेकिन हम वो असल में आइडेंटिफाई नहीं करते, के चक्कर में रहते हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे स्प्रेड इट आउट. एक तो हम डेवलपिंग इकोनॉमी में एनीवे कांट स्पेंड टू मच ऑन रिसर्च. तो वो इट्स ऑलरेडी अ स्मॉलर अमाउंट एंड देन व्हेन यू गो on more than 5 problems, it's actually doesn't remain the same और फिर वो प्रॉब्लम होता है. सो एडवाइस बीइंग के छोटे नंबर ऑफ एरियाज को आइडेंटिफाई करें, 2 साल के लिए फिक्स करें एंड यू विल सी थिंग्स बीइंग सॉल्व्ड. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इन देन मैं ज़रूर चाहूँगी, चूँकि हमारे पास टाइम भी कम है, हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है, जिस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिद्दत की बात कर रहे हैं उसको लेकर और डेवलपमेंट के ऊपर क्या ऐसे 3-4 स्टेप्स हैं जो हम इमीडिएट ले लें तो हमारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी? एज यू सेड कि हमें अपने एरियाज़ को स्पेसिफाई करना है, राइट? सो अगर मैं इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, अभी आप किसी भी हॉस्पिटल से ये नहीं पूछ सकते कि आपका सर्वाइवल रेट, लाइक से कैंसर का सर्वाइवल रेट 40% है, 60%, इंटरनेशनल 90% है, आपका क्यों 40% है? तो इफ़ देयर इज़ अ रेगुलेशन आस्किंग देम कि भाई दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमम यू हैव टू डू, तो तब वो इंटरेस्ट लेंगे कि मैंने जिद्दत कैसे लेके आनी है अपने पास, मैंने जवाब भी देना है. वरना अभी जब कोई उनसे पूछेगा नहीं, व्हाई वुड दे इन्वेस्ट समथिंग इन रिसर्च और इन एडिंग टेक्नोलॉजी टू देयर करंट सेटअप. तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ऐड कर सके, आई थिंक दैट वुड बी आइडियल. इसी तरह एजुकेशन के अंदर वो कहें कि आपने 10% जो है ऑटोमेटेड इस तरफ को टेक्नोलॉजी के अंदर डालना है, इस तरह की माइंड. बट अदर देन दैट स्टे आउट ऑफ एनीथिंग एल्स. ठीक है, बाकी गवर्नमेंट से और कुछ नहीं करवाना. द प्राइवेट सेक्टर विल डू देयर वर्क एंड ब्रिंग दिस अप. जस्ट दे आस्क दिस बिग कॉर्पोरेशंस कि व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव. एग्जैक्टली, मतलब चीज़ों को फोकस होकर अगर हम देखना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारे मामलात हमारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. डायरेक्टर हमाद नवीद हमारे साथ मौजूद थे जी. एजुकेशन सिस्टम को लेकर और हेल्थ सेक्टर के अंदर किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं. आई होप कि ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी. हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक
टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जी कराची के हॉस्पिटल में। तिब की जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसमें एक संगे मील अबूर करते हुए 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जी हड्डियों की पेवंदकारी का शानदार कारनामा सरअंजाम दिया गया है। इस जो कह लेना इनकलाबी तरीका इलाज के ज़रिए जो अगर कोई खुदा न खास्ता हड्डी टूट जाती है उसकी जगह मरीज़ की जो मखसूस ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स लगाए जा सकेंगे। अब मज़ीद जो मेडिकल टर्म्स हैं या किस तरह से होगा, हमारे साथ बड़े पर्टिनेंट गेस्ट इस हवाले से मौजूद हैं। डॉक्टर साकिब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है न्यूरो सर्जरी आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हम इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे देखने वालों को आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें इस हवाले से कि जो संगे मील अबूर किया है ये किस तरह से हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो आप बात करिए हड्डियों की पेवंदकारी की, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको 3D प्रिंटिंग कहा जाता है, जो कि काफ़ी पुरानी है, बजाते खुद कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इसको पहली दफ़ा कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया है हड्डियों को आर्टिफिशियली बनाने के लिए। अगर किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में या कभी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं हड्डियों के, जिनकी वजह से हड्डियां डैमेज हो जाती हैं और उनको निकालना पड़ता है ऑपरेशन के ज़रिए, तो उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम हड्डियां जो है वो आर्टिफिशियली बनाते थे। उसमें एक जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो ये है कि एक मटेरियल है जिसे पीक कहा जाता है, PEEK, पोली ईथर ईथर कीटोन इसका साइंटिफिक नेम है। इस पीक मटेरियल को यूज़ करते हुए हम 3D प्रिंटिंग करते हैं बोन्स की, और जो पेशेंट का CT स्कैन होता है इस ऑपरेशन से पहले, उसको इस्तेमाल करते हुए हड्डी बनाते हैं। तो वो तकरीबन वैसी ही हड्डी बनती है जैसा कि एक्चुअल मरीज़ की पहले हड्डी मौजूद थी, और उसकी वजह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में और मुल्कों में तो कुछ टाइम पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया लास्ट ईयर से, और उसके बाद हमने तकरीबन कामयाबी के साथ 10 से ज़्यादा केसेस इसके कर लिए हैं। और आगा खान पहला इंस्टीट्यूट है मुल्क का जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल मिला है कि हम कामयाबी के साथ ये बोन प्लेस कर सकते हैं, और हम कमर्शियली दूसरे इदारों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई ये लेना चाहे। अच्छा, अभी हम इस फुटेज में भी देख रहे हैं कि हेड इंजरीज को लेकर और जो स्कल की एक बोन है उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। सो अभी तक जैसे आपने कहा कि हम 10 से ज़ायद जो कामयाब यहाँ पे इम्प्लांट्स कर चुके हैं, कौन कौन सी ऐसी बोन्स हैं जिनको आप लोगों ने रिप्लेस किया है? इस वक्त जो हमने मेनली सर्जरीज की हैं वो सब स्कल से रिलेटेड ही थी। हमने बाकी बोन्स बना के चेक तो किया है, लेकिन हमने पेशेंट्स में अभी प्लेस नहीं किया। पेशेंट्स के अंदर जो हमने प्लेस किए वो स्कल की बोन्स ही हैं, और स्कल के डिफरेंट पार्ट्स की, क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक हड्डी का फ्रैक्चर हो या डैमेज हो, कोई भी हड्डी डैमेज हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी से पहले हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते थे, जैसे बोन सीमेंट यूज़ करते थे या टाइटेनियम की प्लेट्स यूज़ करते थे हड्डी आर्टिफिशियली बनाने के लिए। उसमें ऑब्वियसली वैसा अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट नहीं आता था, बिकॉज वो हाथ से बनाई जाती थी। 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बिकॉज पेशेंट का अपना CT स्कैन इस्तेमाल होता है ये हड्डी बनाने के लिए, तो जैसा उसके पहली हड्डी थी या बाकी सर की जिस तरह से स्कल की उसकी हड्डियाँ हैं, वो बिल्कुल उसके मुवाफिक उसी थिकनेस के साथ, उसी समझें बनावट के साथ हड्डी बनाते हैं। तो बाद में ऑपरेशन के बाद कोई पेशेंट को देखेगा अगर, तो उसे पता नहीं चलेगा कि इस पेशेंट में कोई आर्टिफिशियल हड्डी लगी हुई है। ओके, वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिंस हम आगा खान के साथ बड़े अरसे से इस तरह के शोज़ भी कर रहे हैं, जब मेडिकल के हवाले से कोई भी ऐसी इम्प्रूवमेंट या इनोवेशन आती है तो हम ज़रूर उसको डिस्कस करते हैं। मैं चाहूँगी आप ज़रूर एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों को कि मज़ीद क्या चीज़ें हैं जिन पे मेडिकल इनोवेशंस को लेकर और मोटो क्या है इस हवाले से कि काम किया जाए और किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आगा खान यूनिवर्सिटी काफ़ी कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फैकल्टी को, सर्जन्स और फिजिशियंस दोनों को और रिसर्चर्स को, कि हम नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, उन पे रिसर्च करें, और हमें काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। न्यूरो सर्जरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आगा खान फर्स्ट इंस्टीट्यूट था कंट्री में जिसने अवेक क्रेनियोटमीज़ शुरू की थी ब्रेन ट्यूमर रिसेक्शन के लिए, कि पेशेंट के जागते हुए में
ऑपरेशन किया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स का, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज ऑपरेशन के बाद आमतौर पे जो लोग सुनते हैं कि ब्रेन का ट्यूमर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि पैरालिसिस हो जाएगा ऑपरेशन से। तो मरीज़ ऑपरेशन में जाग रहा होता है उसका, और दौरान ऑपरेशन मुआयना कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है उससे। और हम तकरीबन 250 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं पिछले 5 साल में अवेक्लिन ऑर्टम्स के। इसके अलावा ट्रैक्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्रेन के जो फाइबर्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है MRI के साथ। आगा खान यूनिवर्सिटी पहला इंस्टीट्यूट था जिसने इसकी मशीन एक्वायर की थी तकरीबन 5 से 6 साल पहले। और ऑब्वियसली फिर जब टेक्नोलॉजी कॉमन होती है तो मज़ीद इंस्टीट्यूट्स भी उसको एक्वायर कर लेते हैं। हमारे अपने ट्रेनीज़ जब ग्रेजुएट होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने इंस्टीट्यूट्स में अडॉप्ट करें ताकि पूरे मुल्क में जो पेशेंट्स हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप न्यूरोसर्जन भी हैं, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन कह लें या मैंने जो सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूरोसर्जन्स हैं उनकी तादाद खासी कम है, और मैं ज़रूर चाहूँगी अगर ये सही बात है तो वाकई क्या तादाद कम है, इसकी वजूहात क्या है? जी, तकरीबन पाकिस्तान में 350 के करीब न्यूरोसर्जन्स हैं। ओके। एक्चुअल जो ग्रेजुएट्स हैं वो अराउंड 400 से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन तकरीबन 60 से 70 ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो ये पाकिस्तान में न्यूरोसर्जन बन के फिर वो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं। हमने आगा खान यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ही 2 साल पहले इस पे रिसर्च की थी जो कि पब्लिश्ड है, जिसमें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूरोसर्जन्स एंड न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान को स्टडी किया गया था। ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि ये जो 350 न्यूरोसर्जन्स हैं, एक तो ये मिकदार बहुत कम है क्योंकि दुनिया भर में जो WHO का इदारा है वो हमें बताता है कि हेल्थ केयर में बेंचमार्क्स क्या होने चाहिए। तो वो ये कहता है कि हर 2 लाख पॉपुलेशन के लिए एक न्यूरोसर्जन होना चाहिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 10 लाख से 15 लाख एटलीस्ट कमोबेश पॉपुलेशन के लिए एक न्यूरोसर्जन है। दूसरा, हमारी रिसर्च में ये भी देखा गया था कि ये न्यूरोसर्जन ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में, जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, इन जगहों पे तो न्यूरोसर्जन्स अच्छी आदाद में मौजूद हैं, लेकिन जो बाकी मुल्क का इलाका है वहाँ पे बहुत कम न्यूरोसर्जन्स हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक तो न्यूरोसर्जरी एक लंबा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है, तो सारे डॉक्टर्स जो हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स वो इंटरेस्टेड नहीं होते इतना ज़्यादा इस कम्बरसम प्रोसेस से गुजरने के लिए। दूसरा, न्यूरोसर्जरी प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं अच्छी और अच्छे आउटकम्स के लिए। ICU की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरोलॉजिस्ट की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजी की। तो न्यूरोसर्जरी बजाते खुद अगर एक बंदा न्यूरोसर्जन बन जाए तो वो इन सब ऑक्सिलरी सर्विसेज के बगैर बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में ये बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, तो इस वजह से न्यूरोसर्जरी भी वहाँ पे मौजूद नहीं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साकिब, बहुत शुक्रिया। एंड आई एम ग्लैड कि आगा खान के हवाले से हम बार बार बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर को लेके जो इनोवेशंस को प्रमोट किया जा रहा है, और आपने ख़ुद भी कहा कि फैकल्टी हो या डॉक्टर्स हो उनको इतनी फ्रीडम दी जाती है। सो आई एम ग्लैड कि इस तरह के इदारे होने चाहिए जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आगा खान इज़ वन ऑफ देम। हमने इस हवाले से बात की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ऐसे में अभी टीम को कही थी, मैंने कहा भागम भाग शो चल रहा है, 1 मिनट के बाद ब्रेक से वापस आ रहे हैं, स्पीड पे काम चल रहा है। अभी हम हेल्थ की बात कर रहे थे, अब हम म्यूज़िक की बात करेंगे। जनाब, आज हमारे साथ जी एक उभरते हुए गुलकार है शाज़र काशिफ, जिनके हाल ही में अपनी फिल्म एंड TV की डिग्री कंप्लीट की है और सोशल मीडिया पे ये वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं अपनी मौसीकी को लेकर। अपना जो गाने हैं कवर्स भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने ओरिजिनल गाने भी गाए हैं। आज हम इनके हवाले से, इनके करियर के हवाले से जानेंगे। शाज़र को खुश आमदीद कहते हैं। शाज़र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। शाज़र, मुझे बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? मैं ऑलमोस्ट अब तो 5 इयर्स ऑलमोस्ट, बीच में छोड़ दिया था, बट
अब जाके फिर मेजर साल पहले स्टार्ट किए। तो ये शौक कैसे हुआ सिंगिंग का? फैमिली में कोई और भी सिंगर है? हाँ, बट शौक उस तरह से नहीं आया था शुरू में। इट्स मोर लाइक कि मुझे गिटार का शौक था और लाइक इन 9th ग्रेड मैंने सीखा उसको, और उसके दौरान एक दफ़ा लाइक एक कंपटीशन था बेसिकली जिसके अंदर मैंने एक दोस्त को तैयारी करवानी थी। ठीक है। तो वो गाना गाया था और उससे वो चीज़ गाई नहीं जा रही थी, और लाइक मैं गिटार प्ले कर रहा था। जब वो बाहर गया ना, तो जो हमारे सर थे, अब मुझे नहीं पता था वो दोनों बाहर आपस में कोई कौन को कह रहे थे, और मैं माइक वगैरह लगा तो मुझे समझ नहीं है, मैंने अभी गा दिया। 5 मिनट बाद सर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम कल गा रहे हो, मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं कहता हूँ ठीक है, मतलब कि वो पहली मेरी परफॉर्मेंस वो उस तरह से हुई HSN में थी। और खैर ऐसे अच्छी तो नहीं हुई, बट वहाँ से मुझे एक बूस्ट मिला कि हाँ ठीक है यार, कर सकते हैं। उसके बाद खैर थोड़ा सा मैं डिसपॉइंट भी था उसकी वजह से, तो मैं सोचा था मैंने नहीं करना। ठीक है। बट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था लाइक स्कूल से आज तक मेरे साथ है, उसका बहुत ज़्यादा एक रोल है इस चीज़ के अंदर कि उसने मुझे बोनफायर है, उसने कहा करना है तुमने, पुश किया, अपॉर्चुनिटीज हाँ उसने बहुत ज़्यादा पुश किया, तो लाइक उस वजह से काफ़ी फिर आगे चलते चलते। तो आपका तारुफ तो हो गया, अब आप अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं और कुछ सुनाए हमें। मैं सुना देता हूँ। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाचों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस कब से है और अब आप किस तरह का कंटेंट अपनी प्रोफाइल पे डालते हैं? मेरा पिछले साल आई गेस जुलाई से मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की है कवर्स वगैरह की, उससे पहले नहीं थी। हाउ इज द रिस्पांस? इट इज जस्ट फाइन आई थिंक। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इट्स जस्ट फाइन और बहुत एक्सेप्शनल क्यों नहीं है? समटाइम्स आई फील लाइक कि मैंने काफ़ी लाइक ओरिजिनल्स बनाए। खैर मैं शेयर नहीं करता अब ज़्यादा। मैंने लास्ट टाइम लाइक 7 आर पोस्टेड, दे आर ऑन लाइक एवरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बट एज सच वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लाइक एज एन आर्टिस्ट समटाइम्स आपको होता है कि आपकी चीज़ सुनी जाए, तो वो एक स्पोर्ट जो है पाकिस्तान में आई थिंक कंपेरेटिवली कम है। लाइक इंटरनेशनली अगर आप देखें बाकी आर्टिस्ट को और सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें। डोंट यू थिंक कि अब तो हर एक के पास सोशल मीडिया है, हर एक के पास एक फॉरम है, आप अपना म्यूजिक डालें। और मैंने तो इंस्टाग्राम पे बहुत जबरदस्त सिंगर डिस्कवर होते हुए देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बट समहाउ उसके अंदर आई फील लाइक कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके ग्रुप की भी हो जाती है, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा सीन होता है, तो वो चीज़ भी एक करती है मैटर, बट आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं वो चीज़। अच्छा, इसके लिए सॉरी मैं आपको ऐसे आप सिंगिंग है, लेकिन मैं किसी भी फील्ड में जब भी कोई आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, तो आई पर्सनली फील कि आपको बड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। हाँ, नो डाउट, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको स्लो एंड स्टेडी सक्सेस मिलती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम जब आते हैं ना, तो हमें होता है कि फौरन से हो जाए मशहूर। ये जो पेशेंस है ना, ये डेवलप करना बड़ा एक आर्ट होता है। बट मैं चाहूंगी कि आप कुछ और सुनाएं। मैं कुछ और सुनाऊं? मेरा एक ओरिजिनल है, अभी रिलीज नहीं हुआ। ओके। उसकी एक सुनाता हूँ थोड़ा सा। जरूर जरूर। कैसे कहूँ तुमसे सभी बातें जो दिल ने की मुझसे, कैसे जीऊँ मैं तेरे बिन, जान बसे मेरी तुझ में, तो आओ ना तुम पास मेरे, बता
दो ना जो है बात दिल में। तो ये इस तरह से कुछ है। जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिंगर जिसको आप सुनते ज़्यादा हो, पसंद करते हो? अली सेठी। अली सेठी को आप Yes. सुनते हैं? ओके, वाह, ज़बरदस्त। और अब क्या सोचा है आगे, क्या करना है, इसको कंटिन्यू किस तरह से आगे लेके चलना है अपने आगे लाइक इस टाइम पे आई हैव लाइक 5 to 6 ट्रैक्स जो प्रोबेबली इंशाल्लाह मैं इस मंथ के अंदर रिलीज़ कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो उन पे लाइक मुझे बहुत है कि मुझे फील होता है कि उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, और लाइक मेरे जो दोस्त वगैरह मैं सारों को जिनको सुनाया हुआ है उनको भी है कि लाइक इनमें पोटेंशियल है। तो इट्स मोर लाइक कि बैचलर्स के बाद मैंने सोचा था कि शायद मैं इस चीज़ से क्विट कर जाता, बट वो एक होता है कि नहीं, अभी भी आपके अंदर पोटेंशियल है, सीखें, करें आगे। बहुत लाइफ पड़ी है अभी, तो बहुत सारा म्यूजिक आप करें। ये अच्छी बात है कि आपने इसको सोचा। थैंक यू वेरी मच शाहज़र, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जी शाहज़र काशिफ मौजूद थे, अपने म्यूज़िक के हवाले से बता रहे थे, और इनके मुताबिक कि इनको वो सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन आई होप कि अगर ये इस तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे और आज भी जिस तरह से उन्होंने गाना गाया है तो उनको वो सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।